हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। ओके, तो हम क्लास 7 में ये फर्स्ट चैप्टर है जो हम अर्थ की बात करेंगे। ऐसे तो हम अर्थ को जानते ही हैं, हमने क्लास 6 में भी इसका थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, लेकिन ये चैप्टर में हम अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में जानेंगे। अर्थ अंदर से खोखला तो है नहीं, अर्थ के शेप का नाम जियोइड है, हमें ये पता है। और अर्थ के ऊपर भी जैसे जिस लेयर को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, सॉलिड लैंड, जहाँ पे हम देखते हैं प्लांट्स है, माउंटेन्स है और प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, बहुत हिल्स है, बहुत सारे हम लोग भी इधर ही खड़े हैं, वो तो हम जानते हैं। लेकिन अर्थ के अंदर क्या है वो हम नहीं जानते अभी तक। तो इस चैप्टर के बाद आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर क्या है और अर्थ के अंदर कितने लेयर्स हैं, कितने किलोमीटर की डेप्थ पर हैं। साथ ही में तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे पहले वो मैं बता देती हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अर्थ के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इनसाइड एंड आउटसाइड का थोड़ा सा डिस्कशन, और उसी के साथ फिर अर्थ के सबसे अपमोस्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे ही अर्थ की तीनों लेयर हम 2 वीडियो के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। फिर रॉक एंड मिनरल्स के बारे में जानेंगे, रॉक साइकिल के बारे में जानेंगे, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को मैं बहुत ही शॉर्ट में और इजी वे में आप तक डिलीवर करने का ट्राई करूंगी। और तब तक आप भी अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठिए, क्योंकि ये चैप्टर में मोस्टली डायग्राम्स बनाने हैं। और मैं बोलूंगी आपको कि आप है ना बहुत क्रिएटिवली ज्योग्राफी को पढ़िए, आप अलग अलग पेन से डायग्राम बनाएं, फिर अच्छी तरीके से लिखे, तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज वो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सबसे पहले तो हम जब अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। तो अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है। अब भी स्टार्टिंग ही चैप्टर की इस वर्ड से हुई डायनेमिक प्लैनेट। अब कुछ लोगों को नहीं पता डायनेमिक प्लैनेट, डायनेमिक का मतलब क्या है। तो देखो जानते हैं, डायनेमिक मतलब एक एक्टिव चीज। ठीक है, तो अर्थ एक एक्टिव प्लैनेट है। अब वो कैसे कि अर्थ इतने सालों से, अर्थ जो है इनसाइड मतलब अर्थ का जो इनसाइड पार्ट है और अर्थ का जो आउटसाइड वाला पार्ट है, वो दोनों इतने सालों में बहुत चेंज हुए हैं। ठीक है, अर्थ हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। आज हम अगर अर्थ के आउटसाइड की बात करें तो भी हम कितने सारे लैंड मासेस को चेंज होते देखते हैं, फॉर्म होते देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, कॉन्टिनेंट्स जैसे आज है वैसे क्या पहले से फॉर्म हुए थे, क्या नहीं हुए थे? पहले जो है सब बिखरे बिखरे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एक फॉर्मेशन लिया, एक उस शेप में आया, और उसके बाद लैंड मास बनने लगे, कॉन्टिनेंट्स बनने लगे, ओशंस जो है आज हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह। तो अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है। अर्थ के अंदर भी चेंजेस होते हैं और अर्थ के बाहर भी चेंजेस होते हैं। सबसे पहले लाइन क्लियर हो चुकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब दूसरा डाउट कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर तो एक होता है, मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ, जिनका सेंटर तो एक होता है पर उनका रेडियस अलग होता है। ठीक है, तो जैसे एक ऑनियन होता है, ठीक है, अब उसको आप छीलोगे, अगर आप एक अनियन को पील करोगे तो आपको उसके अलग अलग लेयर निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। अब उस अनियन का एक ही सेंटर है, ठीक है, जिससे वो पूरा अनियन जुड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे आप एक एक सर्कल को निकालोगे तो एक जो बाहर वाला सर्कल होगा थोड़ा बड़ा होगा, अंदर वाला थोड़ा छोटा होगा, उसके अंदर वाला और छोटा होगा। तो मतलब उनके रेडियस अलग है पर उनका जो सेंटर है वो तो एक ही है ना। जो आप पूरे अनियन को छीलोगे उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं एक ड्राइंग करके बता देती हूँ अच्छे से, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और दूसरा सर्कल है, एक मिनट, दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, चौथा सर्कल है, तो सेंटर तो एक ही हुआ ना, पर इनका जो ये रेडियस है वो अलग हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है? इनका जो रेडियस है ये अलग हुआ, फिर ये इतना, ये थोड़ा और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ। ठीक है, तो वैसे ही अर्थ जो है वो भी सेवरल लेयर से बना है। ठीक है, सेवरल लेयर से बना है, और वो जो है हम उन लेयर को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। क्योंकि जब आप अर्थ के इनसाइड उनके लेयर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाली लेयर सबसे पतली लेयर है, इट इज द थिनेस्ट, द अपर मोस्ट लेयर इज द थिनेस्ट। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाओगे, फिर आपको दूसरी लेयर मिलेगी, फिर तीसरी लेयर मिलेगी, फिर आप धीरे धीरे कोर तक आ जाओगे। तो वैसे ही हमने उसे किसे कंपेयर किया? अनियन के साथ, क्योंकि अनियन भी जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्कल से बना है, उसका एक सेंटर है। और वैसे ही अर्थ इज मेड अप ऑफ नॉट जस्ट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये दिमाग में बैठा लो, कॉन्सेंट्रिक समझा दिया है, जिसका सिर्फ एक ही सेंटर होता है और उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिनका डिफरेंट रेडियस होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि क्या है। जैसे मैंने कहा था, अर्थ को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड। अब आउटसाइड क्या होता है? अब आउटसाइड आप देखो क्या क्या प्रेजेंट है। आउटसाइड आप देखोगे अर्थ के प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, हिल्स है, ठीक है, इंसान भी खड़े हुए हैं वहां पे, माउंटेन्स हैं,
ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और अब जब हम इनसाइड में पढ़ते हैं तो अर्थ जो है, वैसे इस चैप्टर में हम 3 ही लेयर की बात करेंगे, ठीक है। कौन सी लेयर? सबसे पहले तो क्रस्ट, फिर हम पढ़ेंगे मेंटल और फिर कोर। इस चैप्टर में आपको इनर आउटर कोर और फिर मेंटल के जो 2 लेयर हैं उनके बारे में एकदम जो है बाइफरकेट करके नहीं समझाया है। वो आपको हायर क्लासेस में और आगे वाले चैप्टर में धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अभी जो है इस वीडियो में मैं क्रस्ट के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। और क्रस्ट भी जो है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट, वो दोनों क्या है हम उसके ऊपर जानेंगे, ठीक है। और साथ ही में दूसरी जो वीडियो की उसमें मेंटल और कोर भी पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज समझा दूंगी। सबसे पहले एक अर्थ की ब्यूटीफुल सी ड्राइंग देख लो। अर्थ जो है ओशन और लैंड मासेस से बना है, तो हमने एक अर्थ का छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है। जैसे आप बर्थडे पे केक काटते हो ना, तो आप क्या देखते हो, ऊपर ऊपर आपको या तो जो क्रीम मिलेगी वो व्हाइट मिलेगी, और अंदर धीरे धीरे जाओगे तो ब्रेड एंड चॉकलेट मिलेंगे, ठीक है। आप और अंदर जाओगे तो आपको ब्रेड मिलेगा। और यूजुअली लोग क्या करते हो, क्रीम वाला पार्ट नहीं खाना चाहते हैं, वो अंदर जाके जो ब्रेड एंड चॉकलेट जहाँ पे स्टफ्ड होती है ना, वो खाना चाहते हैं। और उससे भी ऊपर आप देखोगे तो आपको वो हैप्पी बर्थडे और फिर 2-3 कार्टून वार्टून दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिथोस्फीयर समझ लो। फिर आपकी को क्रीम वाली लेयर होगी जो पतली होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, जिससे पूरे अर्थ को जिससे पूरे केक को पूरा कवर किया जाता है। तो पूरी व्हाइट क्रीम, वो व्हाइट क्रीम क्या हो गई, वो व्हाइट क्रीम क्रस्ट हो गई। फिर धीरे धीरे आप देखते हो मेंटल, फिर कोर। तो जैसे केक होता है, हम उसको धीरे धीरे काटते तो हमें पता चलता है ना अंदर क्या क्या है स्टफ, वैसे ही जैसे ये अर्थ पूरा है, ठीक है। अर्थ में से एक स्लाइस काट लिया। अब देखो, सबसे पहले ऊपर वाली जो लेयर होगी वो लिथोस्फीयर होगी, जिसपे हम आज खड़े हैं, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ऐसे 4 स्फीयर पढ़े थे, ठीक है। तो लिथोस्फीयर होगी। फिर सबसे जो पतली लेयर होगी ना, पतली लेयर जो सबसे होगी, जो सबसे पतली लेयर होगी वो हमारी क्रस्ट कहलाएगी। उसके बाद मेंटल आ जाता है, उसके बाद कोर। अब देखो देखो, ये आ गया इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर, और ये जो लाइन है वो गई कोर मेंटल बाउंड्री। कोर मेंटल बाउंड्री क्या हो गई कि मतलब यहाँ पे कोर और मेंटल के बीच की जो एक लाइन है, ठीक है, उसके बाद कोर शुरू हो गया, उसके ऊपर मेंटल है ऊपर, इसलिए इसको कोर मेंटल बाउंड्री का है। और उसके ऊपर आप देखोगे मेंटल है, और उसके ऊपर सबसे थिनेस्ट लेयर जो है वो क्रस्ट की है। तो आइए क्रस्ट के बारे में जानते हैं कि क्रस्ट को 2 टुकड़ों में बांटा गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। आप जब बर्थडे में जाते हो तो आपका क्या होता है कि केक कटिंग के बाद सबको स्लाइस दिया जाता है, ठीक है। और आपको जब वो स्लाइस मिलता है तो आपको पता चलता है सबसे पहले क्रीम, फिर चॉकलेटी लेयर, फिर ब्रेड लेयर, ऐसे ऐसे आता है। तो वैसे ही अर्थ की बात करें तो अर्थ को भी जब हमने काट दिया, सपोज, ठीक है, पूरा अर्थ है जहाँ पे हम देख सकते हैं ओशन भी है, हमारे लैंड मास भी है, कॉन्टिनेंट आ गए, तो उसी में से हमने बस एक पार्ट इसी पूरे में से, अलग से नहीं, इसी में से उठा लिया, क्योंकि हमें इसे स्टडी करना था। तो स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, जैसे मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना रही, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लीजिए कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, सबसे थिनेस्ट जो लेयर होगी वो हमारी क्रस्ट होगी, ठीक है। सबसे थिनेस्ट लेयर क्रस्ट होगी, अपर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर। अब वो क्रस्ट को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। बीच की जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे मेंटल, और जो सबसे छोटी लेयर होगी उसे हम कोर बोलेंगे। हम इस पूरे चैप्टर में इन तीनों ही लेयर को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको पूरे डायग्राम में बताया गया है तो उसमें क्या बताया गया कि कोर में एक तो आता है आउटर कोर, इनर कोर, और उसके बाद एक आता है कोर मेंटल बाउंड्री, जहां पे कोर और मेंटल के बीच में जो इंटरसेक्शन है उसको बाउंड्री कहा है। उसके ऊपर मेंटल है, उसके नीचे कोर है, और जिसमें इनर कोर है, आउटर कोर है। ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। साथ ही में हमें लिथोस्फीयर तो लेयर पता ही है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो लैंड है जिसपे हम खड़े हैं, जिसमें हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स है, ठीक है। और क्रस्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्रस्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं, मेंटल उसके बाद पढ़ने वाले हैं, और कोर सबसे एंड में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रस्ट के साथ, ओके। So we'll start with the uppermost and the thinnest layer of earth. Name of this layer is crust. Okay? तो देख लो जी, केक का स्लाइस देख लीजिए। सबसे पहला ऊपर क्रस्ट है जो सबसे थिनेस्ट है, उसके बाद मेंटल, फिर कोर। चलो क्रस्ट पे ध्यान देते हैं। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जब आपको एग्जाम में क्रस्ट के ऊपर लिखने बोले तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, पर ये मत लिख के आ जाना नीचे फिगर नंबर 1 केक स्लाइस, खाली ये करके आना कि ड्रॉ कर देना और लिख देना कि ये क्रस्ट है, ठीक है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये मैंने बोल दिया। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर्स। अब ये क्या है, ये तो समझ आ गया था। अब ये चीज क्या है, देखो, जो क्रस्ट है ना वो 2 में डिवाइडेड है। जो हमारा क्रस्ट है अपरमोस्ट लेयर, वो सबसे पहले तो किस में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल मासेस में, कॉन्टिनेंटल मासेस में, और दूसरा ओशनिक फ्लोर में, ठीक है। ओशनिक फ्लोर, अब ये क्या चीज है, और उसमें भी कॉन्टिनेंटल मासेस में 35 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है, और ये सिर्फ 5 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है। तो अब ये देखिए, हैरान मत होइए कि 35 किलोमीटर,
आप जब अर्थ की गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा हजारों किलोमीटर तक जो है दूसरे दूसरे लेयर की तो डेप्थ है। अब मेंटल में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कुछ 2500 किलोमीटर के अराउंड उसकी डेप्थ होगी। तो फिर ये सबसे थिनेस्ट है, इसीलिए इसकी सिर्फ जो डेप्थ है वो 35 किलोमीटर तक की है। और ये कॉन्टिनेंटल मासेस की बात कर रही हूँ, ओशनिक फ्लोर में सिर्फ 5 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। अब देखो वो ऐसा क्यों है और दोनों की डेफिनेशन जो है मैं बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट क्या होता है। देखो ये पूरा क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये लैंड हो गई। और मैंने कहा था कि क्रस्ट इज द अपमोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट एनक्लोजेस द अर्थ एंड इट इज सॉलिड इन नेचर। ये तीनों पॉइंट लिख दो, मैं फिर से डिक्टेट करती हूँ, फटाफट से लिखिए। Crust is the uppermost and thinnest layer of the earth. It encloses the earth and it is solid in nature. ठीक है, तो अब जैसे ये मेरी क्रस्ट है तो फिर क्या होगा कि क्रस्ट में एक तो आ गया ओशियानिक क्रस्ट और एक आता कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो 35 किलोमीटर की डेप्थ पर है, तो फिर ओशियानिक क्रस्ट सिर्फ 5 किलोमीटर की डेप्थ पर क्यों है? तो देखो अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ तक आ गया। अब जब ओशियानिक बेड की बात करी थी तो हम लोग जब भी नदी और ऐसे किनारे जाते तो हमारे पैर कहीं तो टिकते हैं ना, हम उड़ते तो है नहीं हवा में, वरना तो हम जाते ना डूब जाते ना। मतलब कहीं अगर कितने भी डेप्थ के हम उसमें जाए स्विमिंग पूल में या कोई भी आप ओशन की ले लो, पूल की बात कर लो, तो कहीं तो उसकी जमीन होती है ना, कहीं तो उसकी जमीन है, ओशन बेड है, कहीं तो है। तो जहां तक वो है पानी और उसके बेड तक का एरिया वो ओशन हो गया, ठीक है, समझ आया। ओशन के ऊपर तक के लेयर से लेके ओशन के बेड तक जहां तक पैर रख सकते हो पूरा ओशन हो गया। पर उसके बाद तो जमीन है ना, उसके बाद तो जमीन है, तो उसकी जमीन सिर्फ 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट जो है ना इसे बोलते हैं, ये ओशनिक क्रस्ट हो गया जो 5 किलोमीटर की बात करी। और अब आप ही बताइए जहां पे पानी है उसको हम काउंट नहीं करें क्योंकि वो क्रस्ट नहीं है, वो लिक्विड है नेचर में। हम क्रस्ट की बात करते तो मैंने आपको क्यों डेफिनेशन लिखवाई, इट इज सॉलिड इन नेचर, बिकॉज क्रस्ट जो है नेचर में सॉलिड है और हम ओशन की बात कर रहे हैं तो वो लिक्विड है। लेकिन ओशनिक क्रस्ट तो सॉलिड है। वो कैसे कि ओशन खत्म हो गया ऊपर, उसके बाद जो नीचे की लैंड है वो 5 किलोमीटर तक होती है और पूरा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर की डेप्थ तक है। चलिए फिर, और दूसरी ये बात भी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो आगे पढ़ते हैं। देखो जो 35 किलोमीटर की जो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट है। अब ये एक अचंभक वाली बात होगी कि ये लाइट क्यों है, ये तो हैवी होना चाहिए, ये लाइट होना चाहिए, बट नहीं, ये जो अपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जैसे 35 किलोमीटर की डेप्थ तक है वो लाइट है, उसकी डेंसिटी भी लो है और साथ ही में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नॉट एज कॉम्प्रेस्ड एज ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नॉट कंप्रेस्ड एज ओशनिक क्रस्ट, मतलब जितना कॉम्प्रेस्ड हमारा ओशनिक क्रस्ट है, जितना डेंसर हमारा ओशनिक क्रस्ट है और जितना हैवी हमारा ओशनिक क्रस्ट है उसके मुताबिक जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि ओशनिक क्रस्ट जो है उसको हम ये एरो दिखा देंगे एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्यों होता है कि जो 5 किलोमीटर का जितना डेप्थ है वो हैवी भी है, वो डेंसर भी है और वो कॉम्प्रेस भी, मतलब दबाव ज्यादा पड़ रहा है और वो डेंसर भी है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पानी है। अब ये इसीलिए क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना उसका कॉम्पोजिशन अलग है, उसका कॉम्पोजिशन अलग है। अब वो कैसे, अब ऐसा क्योंकि ओशनिक क्रस्ट ज्यादा डेंसर है, कॉम्प्रेस्ड ज्यादा हैवियर है नेचर में, वो उनके कॉम्पोजिशन की वजह से है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाई इट इज सो दैट continental crust is less heavier and is less compressed or less denser as compared to oceanic crust, या फिर vice versa ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। पहले तो आप इसको बाइफरकेट कर दोगे, दोनों को दिखा दोगे, जो भी डिटेल्स देनी है आप दे दोगे। अब उनके कॉम्पोजिशन में से क्या है कि जो मटेरियल से ये क्रस्ट बना है, मतलब देखो आपके सिलिका, एल्यूमिनियम और ये उन सब की बात की होगी, लेकिन उससे अलग हटके एक चीज बताती हूँ कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसमें ग्रेनाइट एक कॉम्पोजिशन में आता है और जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें बेसल्ट एक कॉम्पोजिशन में आता है। आप सिलिका, एल्यूमिनियम और ये सब आगे पढ़ने वाले हो, सीमा, सीआर, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसा कॉम्पोजिशन है इसमें कि जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें ग्रेनाइट एज अ कॉम्पोजिशन है, एक मटेरियल प्रेजेंट है, और वैसे ही हमारा ओशनिक क्रस्ट में बेसल्ट है, ठीक है। अब जो बेसल्ट है उसकी जो डेंसिटी है ना वो इस मटेरियल से ज्यादा है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वो इस मटेरियल से ज्यादा है, उसकी वजह से जो ओशनिक क्रस्ट है वो हमारा हैवियर है एज कंपेयर टू हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगेन रिपीट कर रही हूं मैं फिर से कि जो हमारा ये ओशनिक क्रस्ट है उसके अंदर कॉम्पोजिशन में बेसल्ट प्रेजेंट है, तो बेसल्ट जो है वो डेंसर है एज कंपेयर टू ग्रेनाइट,
और इसी के लिए दिस पर्टिकुलर थिंग मेक्स आर ओशनिक क्रस्ट मोर हैवियर, ठीक है, एंड मोर कंप्रेस्ड, मोर डेंसर, ठीक है, एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आई होप आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट के सारी चीजें क्लियर होगी। अब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, फिर वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। चलो देखते क्या है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं कि इनका मेन कंपोजिशन क्या है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और उसी की वजह से इसको बोला जाता है सियाल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सियाल एंड सीमा। सियाल एंड सीमा दो दोस्त है, ठीक है। सीमा जो है उम्र में थोड़ी छोटी है, इसलिए याद रख लीजिए 5 किलोमीटर वाला लॉजिक यहाँ लगा लीजिए, और यहाँ पे अब अपना 35 किलोमीटर वाला लॉजिक लगा लीजिए। तो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है मिनरल? सिलिका एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे सिलिका एंड एल्यूमिनियम, वहां पे सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए सियाल एंड सीमा। अभी यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी ना, अभी जस्ट उसकी भी मैंने मेंशन किया कि ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे कौन से रॉक्स मिलते हैं? ग्रेनाइट रॉक्स मिलते हैं, और यहाँ पे बेसॉल्ट रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि बेसॉल्ट रॉक्स जो मिलते हैं दे आर मोर डेंसर देन ग्रेनाइट रॉक्स, दैट इज व्हाई ओशियनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर एंड मोर कंप्रेस्ड एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। समझ आ गया? तो चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।